जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस मेंटोर में। आज की वीडियो जो है निर्वाणा सीरीज की सेकंड वीडियो होने जा रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सिविल सर्विसेज एग्जाम जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके जो पीवाईक्यू है उनका हम एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होने जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? ऑप्शन देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। ऑप्शन बी देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी क्या है? राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और जिनको आंसर मालूम है वो कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना पहला ऑप्शन, जिसमें बात कर रहे हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 इसके बीच आता है। यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको इतना आइडिया होगा। हमारा यहाँ पे मकसद है, क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करना। हम यहाँ पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 14 टू 18 क्या क्या है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। उसके बाद बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये आर्टिकल 23, 24 ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के आर्टिकल। तो ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा। अब बात करें राइट टू प्रॉपर्टी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट बना दिया था। क्या बना दिया था? लीगल राइट। और इसे कहां पे डाल दिया गया? इसे जो संविधान का पार्ट 12 जो है, पार्ट 12 जो है उसमें आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि एक लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट, जिसे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया। ऑप्शन डी देखते हैं, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये क्या है? ये हमारा आर्टिकल 19 जो है वो है ये। आर्टिकल 19 में राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में लिखा गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण। तो ये अधिकार हमको दिया गया है। अब इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक आईएएस ऑफिसर यदि करप्शन के चार्जेस में पकड़ाया जाता है तो उसको न्यायालय के सामने कोर्ट के सामने एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। ये हमें अधिकार है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि ये जो प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है ये जुडिशियल कार्रवाई है उसके अगेंस्ट मिला हुआ है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई इस पर की जा सकती है, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना, टू रिफ्यूज टू गिव हिज हर सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम। तो ये अधिकार भी हमको दिया गया है कि पुलिस वाले मार पीट कर हमसे जबरदस्ती नहीं लिखवा सकते, ना ही हमसे कुछ उगलवा सकते हैं। तो यदि ये करवा भी लिया, मार पीट के लिखवा लिया या उगलवा लिया, तो ये कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें भी इनमें भी प्रावधान क्या किया गया है कि जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है, डीएनए होता है, डीएनए, फिंगरप्रिंट और कुछ फिजिकल चीज होती हैं, फिजिकल चीज जो आपकी क्राइम सीन पर छूट जाती हैं, उनको आप इनकार नहीं कर सकते, ये हमारा नहीं है, वो एविडेंस माना जाएगा। लेकिन आपके द्वारा यदि जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है या मुंह से उगलवाया जा रहा है, उसको कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि नहीं ठहराए जाने का अधिकार जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया।
right not to be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act charges as an offense. तो ये क्या बोलना चाह रहा है? किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध, तब तक आरोपी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय जो कानून था उसका उल्लंघन नहीं किया, उसका वायलेशन नहीं किया, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इसने इसका उल्लंघन किया है कोर्ट के सामने, तब उसको आरोपी घोषित किया जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, मीडिया ट्रायल चला देती है, मीडिया पहले इसको किसी व्यक्ति को आरोपी बना देती है, कोर्ट बनाए उससे पहले मीडिया बना देती है। तो ये चीज़ गलत है। हमारा जो आर्टिकल 21 है ना, उसका वायलेशन हो जाता है। इसमें एक प्रावधान और किया गया है। क्या प्रावधान है कि जो किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसे उसी समय जो कानून है उसी कानून के हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ये नहीं कि बाद में 2 साल बाद कानून में कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस होने के बाद इस पर लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक्स फैक्टो लॉ जो होते हैं, एक्स फैक्टो लॉ जो होते हैं वो क्रिमिनल केस जो होते हैं उनमें लागू नहीं होते एक्स फैक्टो लॉ। लेकिन जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले जो होते हैं, सिविल केस जो होते हैं, उनमें लागू हो सकते हैं एक्स फैक्टो लॉ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना, टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो ये अधिकार हमको नहीं दिया गया कि हम खुद अपने विरुद्ध ही विटनेस बन जाएं। तो पुलिस वाले जबरन में, ठीक है, हमको मार मार के बाध्य कर देंगे कि भाई तुम अपने विरुद्ध विटनेस बन जाओ, हैंड रिटन लिख के दो या ओरल मुंह से बोलो, और इसको कोर्ट में एज ए एविडेंस जमा कर देंगे और खुद के विरुद्ध ही विटनेस बना देंगे कि भाई तुम मान लो कि तुमने क्राइम किया। तो ये हमें अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पूरा हमने 4 ऑप्शन देखे हैं, तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? ये आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं लक्ष्मीकांत में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं पिछले क्लास में और इस क्लास में, अभी तक सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आए हुए हैं, एज इट इज लक्ष्मीकांत से बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही सोर्स को आप मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करिए, उससे आपके 15 क्वेश्चन यदि यूपीएससी में आते हैं तो 11, 12, 13 क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 20, इसमें क्या बोल रहा है? ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन हो या फॉरेनर और अ लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। तो ये अधिकार जो है सिटीजन, फॉरेनर सबको मिले हुए हैं, ठीक है, और लीगल पर्सन हो या कंपनी उनको भी मिले हुए हैं। अब बात करें, 3 प्रोविजन की दिए हैं। कौन सा? पहला है नो एक्स फैक्टो लॉ। तो ये मैंने आपको बताया था ऑप्शन डी, जब आपको बता रहा था कि 2 साल बाद कुछ अमेंडमेंट करके उस व्यक्ति पर नया कानून नहीं थोपा जा सकता। जो उस समय उसने क्राइम किया है उस समय जो कानून है उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। बाद में कुछ अमेंडमेंट होकर उस पर दोबारा वो सजा आरोपित नहीं की जा सकती। तो ये जो है नो एक्स फैक्टो लॉ, ये जो है ये क्रिमिनल मामले के लिए तो सही है, लेकिन सिविल मामलों में एक्स फैक्टो लॉ लगाया जा सकता है। अब बात करें नो डबल जेओपार्डी, कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। थर्ड क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि खुद के विरुद्ध विटनेस नहीं बनाया जा सकता। तो ये इसमें दिया हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया था, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल और डॉक्यूमेंट्री, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन आपके मटेरियल ऑब्जेक्ट यदि छूट जाते हैं, ठीक है, थंब इंप्रेशन हो गया, ब्लड स्पेसिमेन, डीएनए, ये सब चीज़ जो है, ठीक है, यदि ये सब चीज़ आपके क्राइम सीन पर मिलती हैं तो इनको एविडेंस माना जाएगा। इसको आप नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। और इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड अमेंडेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान की यथा संशोधित अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं असेंबली पीसफुली, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांति महता से और बिना शस्त्र इकट्ठे होना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, संपत्ति का अर्जन और निपटान करना। ऑप्शन 4 देखते हैं टू रिमूव फ्रीली
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना। तो ये आर्टिकल 19 में आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही दिया गया हमारा ऑप्शन 1 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आर्टिकल 19 में आता है। शांति में से और बिना शस्त्र इकट्ठे होना, ये भी है आर्टिकल 19 में आता है। संपत्ति का अर्जन और निपटान करना, यह भी मैंने आपको पहले बताया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, कल भी रिपीट हुआ था, आज भी रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो गया अभी तो। संपत्ति का अधिकार, सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछा गया कितनी बार संपत्ति का अधिकार, है ना, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये हटा दिया गया, तो ये हमारा आर्टिकल 19 में नहीं आता। अब बात करें ऑप्शन 4 की, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना, तो ये भी अधिकार, ये भी राइट हमको दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से राइट हमको मिले, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर होता है। तो रिपीटेशन देख रहे हैं आप, सेम स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना जरूरी है, आपको पता चलता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पढ़ने का। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true for the fundamental right to life and personal liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस, ये अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो नागरिकों को सिर्फ जो अधिकार मिले हुए हैं, जो सिटीजन जो हैं उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ नागरिक जो हैं उनको मिले हुए हैं, सिटीजन जो हैं उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 तो यहाँ पे नहीं लिखा है ना जो मैंने आपको बताया, तो आर्टिकल 21 जो है ये पहला ऑप्शन सही है कि ये नागरिकों को भी मिला हुआ है और जो फॉरेनर्स जो हैं, एलियंस जो हैं उनको भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 को देखते हैं पहले। ऑप्शन 3, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। तो ये जो हमारा मेनका गांधी मामला आया था, मेनका गांधी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग दी थी कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो ये भी हमारा सही है ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन 4, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, तो ये भी बात सही है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, उस व्यक्ति को आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है। तब वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यदि वो जेल में डाल देते हैं और बोलता है कि नहीं मुझे तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, तो ये चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे आर्टिकल 21 उससे छीना जा सकता है। तो ये हो गया ऑप्शन 4। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका व विधायी कार्रवाई से संरक्षण का समावेश है। इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, क्या था, जब गोपालन मामला आया था, गोपालन केस आया था, तब जो प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव था ओनली। ठीक है, कब, जब गोपालन केस आया था। लेकिन मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जो प्रोटेक्शन है वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव एक्शन जो है उनके अगेंस्ट भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 21 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब सीडीएस, सीएपीएफ, एनडी क्वेश्चन देखोगे, आर्टिकल 21 बहुत बार पूछा गया। और बात करें सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप जब पीवाई को देखेंगे तो बहुत रिपीटेशन है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन राज्य 11 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करता है। क्या बोल रहा है इसमें? ये आर्टिकल 21A और 11 वर्ष। तो आर्टिकल 21 एक जोड़ा कब गया था, पहले ये देखते हैं। ये जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तब ये आर्टिकल जोड़ा गया। लेकिन इसमें प्रावधान जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ना कि 11, इसलिए एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की।
एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की पूर्ण शक्ति है। पूर्ण शक्ति कुछ नहीं होती, एब्सोल्यूट पावर कुछ नहीं होती। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, उस टाइम पे इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, इंटरवेंशन किया जा सकता है, जैसा आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर। तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 30 जो है उसमें धर्म और भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा अधिकार है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। पार्लियामेंट कैन नॉट इम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इश्यू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। संसद विधि द्वारा भी भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन गलत है। संसद कानून बनाकर किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये चारों ऑप्शन आप देखोगे ये भी लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिए हुए हैं। इसलिए फोर्स एक पकड़ो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो तो आपको स्टेटमेंट दिमाग में छप जाएंगी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, जो थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।